की शुरुआत कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट नहीं आ रहे तो हो सकता है वो रिकॉर्डिंग के वेट में हो, तो चलिए वो फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने नर्सिंग थ्योरी के यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने तकरीबन हाफ जो थ्योरीज है उसकी ओवरव्यू की थी और उन थ्योरीज को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 को कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर टाइम रहा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और थ्योरी नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी है। ठीक है, तो इससे पहले का जो लेक्चर था, अगर आपको याद हो, तो हमने जीन वाटसन थ्योरी को डिस्कस किया हुआ था और जीन वाटसन थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीन वाटसन ने जो थ्योरी पेश की थी तो उसको थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी में बेसिकली इन्होंने क्या कहा था, इस थ्योरी में बेसिकली इन्होंने ह्यूमन केयरिंग के हवाले से बात की थी कि हमारे साथ जो केयर है तो ये कैरेटिव फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कैरेटिव फैक्टर से मुराद ये है कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसी केयर हम अपने पेशेंट्स को दे जिससे उनके जो नीड्स है वो पूरे हो जाए और वो जो है हमारी केयर से सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ उनकी जो हेल्थ है उसमें बेहतरी आ जाए और इसके अलावा इंडिविजुअल जो फैमिलीज है वो जो है बेहतरी महसूस करे। तो इस तरह की जो केयरिंग है इसके लिए इन्होंने जो नेम सजेस्ट किया था तो इसको थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग कहते हैं। तो ये जस्ट ओवरव्यू हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ था। ये बेसिकली सिर्फ यहाँ पर हम ओवरव्यूज़ मुख्तलिफ थ्योरीज़ के ओवरव्यूज़ जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद जो है जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम वन बाय वन एक एक थ्योरी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर की शुरुआत हम ऑरलैंडो थ्योरी से करेंगे और ऑरलैंडो ने जो थ्योरी पेश की थी तो इस थ्योरी का जो नाम है वो है द डायनेमिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। डायनेमिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, डायनेमिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप से क्या मुराद है, इसके अगर इस टाइटल को आप समझे तो आपके लिए थ्योरी समझना आसान हो जाएगी। डायनेमिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप से मुराद ये है कि नर्स पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है तो ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक से मुराद ये है कि चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर नर्स अपने पेशेंट की जो ज़रूरियात है उसको बेहतर तरीके से क्या करते हैं, पूरी करते हैं और पेशेंट जो है वो नर्सिस के साथ जो है सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, तो इससे इन दोनों का जो रिलेशनशिप है आपस में इनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है और इस तरह से फिर जो केयर है, जो नर्सिंग केयर प्लान है वो फिर बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से जो है पूरी होती है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि द रोल ऑफ द नर्स इज टू फाइंड आउट एंड मीट द पेशेंट इमीडिएट नीड फॉर हेल्प। ठीक है, इस थ्योरी में जो पहली बात की गई थी, ऑरलैंडो ने जो पहली बात की थी वो ये की थी कि नर्सिस का जो बुनियादी रोल है वो ये है कि वो अपने पेशेंट की जो बुनियादी ज़रूरियात है, ठीक है, तो उसको जल्द से जल्द जो है उसको डायग्नोज करे और डायग्नोज करने के बाद उसको उसी टाइम ही जो है उनके नीड्स को क्या किया जाए, पूरी किए जाए। The patient presenting behavior may be a plea for help, however the help needed may not be what it appeared to be। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो पेशेंट का जो रवैया होता है तो उससे ही हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है और उसी सिचुएशन के बेस पर जो है हमें ये भी मालूम हो जाता है कि पेशेंट को अब इस सिचुएशन में किस तरह की हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर हम उनकी सिचुएशन के मुताबिक हम उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर नर्सेज नीड to use their perception thoughts about the perception or the feelings endangered अच्छा जी from their thoughts to explore with पेशेंट द मीनिंग ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है, तो कहते हैं कि इसलिए हर एक नर्स के लिए जो है इतनी उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी उनमें जो है ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपनी जो परसेप्शन है, अपनी जो सोच है उसको यूज़ करते हुए, अपनी सोच के बारे में सोचते हुए और इसी तरह से पेशेंट के हवाले से उनको जो फीलिंग्स आ रही होती है तो उस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हुए, पेशेंट के रवैये को अंडरस्टैंड करते
हुए उससे मतलब निकाल के उसके जो नीड्स है उसको पूरे करने होंगे, ठीक है। तो ये बात ऑरलैंडो ने अपनी थ्योरी डायनेमिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में ये बात की थी, ठीक है। समझ आ गई इसकी? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है हॉल्स थ्योरी। हॉल्स थ्योरी में इन्होंने क्या किया है, द एस्पेक्ट ऑफ केयर कोर एंड क्यूर, ठीक है। केयर कोर एंड क्यूर, ये असल में ये एक थ्योरिस्ट थी, इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसमें इन्होंने केयर कोर एंड क्यूर के हवाले से बात की थी, ठीक है। द थ्योरी कंटेन थ्री इंडिपेंडेंट बट इंटरकनेक्टेड सर्कल, ठीक है। इस थ्योरी में इन्होंने बेसिकली तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या किया था, एम्फसाइज किया था, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन ये तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। द कोर, कोर किसे कहते हैं, द पर्सन और पेशेंट टू होम नर्सिंग केयर इज डायरेक्टेड एंड नीडेड, ठीक है। कोर से मुराद ये है कि वो लोग जिनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है और जिनको जो है नर्सिंग केयर दी जा रही होती है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। कोर से मुराद वो पेशेंट या वो बंदा जिनको नर्सिंग केयर दी जा रही होती है या उनको ज़रूरत होती है। फिर हमारे साथ दूसरे नंबर पर आता है द केयर, द अटेंशन गिवन टू पेशेंट बाय द मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है। केयर से मुराद ये है कि जब मेडिकल जो प्रोफेशनल से मुराद जब नर्सेज अपने पेशेंट को अटेंशन देते हैं, ठीक है, मतलब उनको ध्यान देते हैं, उनको जो है उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और उनकी जो नीड्स है उसके बारे में जो है सोचते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो है स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, केयर कहते हैं। एंड द क्योर, क्योर से क्या मुराद है, द अटेंशन गिवन टू पेशेंट बाय द मेडिकल प्रोफेशनल। जब मेडिकल प्रोफेशनल से मुराद ये है जब नर्सेज पेशेंट को केयर दे देते हैं, मतलब केयर जो एनसीपी उन्होंने तैयार की थी तो वो जब उसको पूरा दे देते हैं, पेशेंट पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्यूर कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें हाल ने अपनी थ्योरी में जो है डिस्कस की थी और इन्होंने कहा था कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ किसी किस्म की, मतलब ये एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते, लेकिन इन तीन फैक्टर्स का एक दूसरे के साथ बहुत एक गहरा ताल्लुक है, कनेक्शन है, ठीक है। इसी तरह से अगर टाइप्स की बात करें तो थ्योरीज कैन आल्सो बी कैटेगराइज एज, थ्योरीज को जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं नीड्स थ्योरीज, ठीक है, नीड्स थ्योरीज, नीड्स थ्योरीज, इसी तरह से इंटरेक्शन थ्योरीज हो गई, इसी तरह से आउटकम थ्योरी एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। तो ये सारे थ्योरीज जो है इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिटेल के साथ आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और इंतहाई आसान है, आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी, आपको जो है इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम जो नहीं होगा अंडरस्टैंड करने में। सो इंशाल्लाह इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नीड थ्योरीज में क्या है, नीड्स थ्योरीज जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें हम पेशेंट के जो नीड्स है उसको ज़्यादा फोकस देते हैं। दीज थ्योरीज आर बेस्ड अराउंड हेल्पिंग इंडिविजुअल टू फुलफिल देयर फिजिकल एंड मेंटल नीड, ठीक है। नीड्स की जितने भी हमारे साथ थ्योरीज है तो ये थ्योरीज बेसिकली जितने भी पेशेंट है तो उनके फिजिकल और मेंटल नीड्स पर क्या करती है, इन्हिसार करती है। मतलब इन थ्योरीज में हम पेशेंट के जो फिजिकल और मेंटल नीड्स है तो उसको फोकस में रखते हुए उनके नीड्स को पूरा करने की कोशिश की जाती है और इसी तरह से उनके नीड्स को पूरा करने में उनकी हेल्प की जाती है। नीड थ्योरीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड for relying too much on the medical model of health and placing the patient in an overly dependent position, ठीक है। इसके अलावा नीट थ्योरीज पर एक बात की वजह से जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई है और वो बात यह है कि इस थ्योरीज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है क्या किया गया है, पेशेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि वो टोटली किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, टोटली नर्सिस पर डिपेंडेंट है, टोटली प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो केयर है उस पर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से जो है इन थ्योरीज पर बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया गया है कि इसमें पेशेंट को जो
है मुकम्मल तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर डिपेंडेंट किया गया है, डिपेंडेंट शो किया गया है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरे नंबर पर आता है, इसको हम इंटरेक्शन थ्योरी कहते हैं। इंटरेक्शन थ्योरी से मुराद ये है कि केयर के दौरान नर्स और पेशेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, तो इस वजह से हमारे साथ कुछ थ्योरीज है जो कि इंटरेक्शन के हवाले से, इसलिए इसको इंटरेक्शन थ्योरीज का नाम दिया गया है। These theories revolve around the relationship nurses from with पेशेंट। ठीक है, इस सीरीज में जो है बेसिकली बात हुई है नर्स और पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप कायम होती है केयर देने के दौरान, तो इस पर जो है बात हुई है। Such theories have been criticized for largely ignoring the medical model of health and not attending the basic physical needs। ठीक है, इस थ्योरी को भी कुछ वजूहात की वजह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, और वो ये था कि इस थ्योरी में ज़्यादातर जो है जितने भी मॉडल ऑफ हेल्थ है, मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ है, तो उसको इग्नोर किया गया था। इसके साथ साथ पेशेंट के जो फिज़िकल नीड्स है, तो उसको भी जो है पूरा करने में बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस शो की गई थी। तो इस वजह से इस थ्योरीज को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो तीसरे नंबर पर है आउटकम थ्योरीज। दीज these portray the nurse as the changing force who enables individual to adopt to or cope with ill health। ठीक है, आउटकम थ्योरीज बेसिकली इन थ्योरीज में जो बात हुई है नर्सिस के हवाले से, तो नर्सिस का जो रोल है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि नर्सिस जो है ये एक चेंजिंग एजेंट के तौर पर रोल प्ले करते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये वो तमाम लोग जो कि बिल्कुल डिसेबल हो चुके होते हैं, अपनी केयर करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके होते हैं, तो ये चेंजिंग एजेंट क्या करते हैं, ये चेंजिंग एजेंट अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उन पेशेंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद से अपना ख्याल रखने शुरू कर जाते हैं, और फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी जो बीमारी है उसको बर्दाश्त करने के, उसके साथ सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से इसमें नर्सिस को जो है एज ए चेंजिंग एजेंट के तौर पर जो है रिप्रेजेंट किया गया है। आउटकम थ्योरी हैव बीन क्रिटिसाइज एज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अलावा आउटकम थ्योरी पर भी कुछ क्रिटिसिज्म हुई थी, और उस क्रिटिसिज्म की जो बुनियादी वजह थी वो यही थी कि इस थ्योरी में जो नर्सिस के का जो रोल है, नर्सिस के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड और बहुत ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाया गया है, जिसकी वजह से इस पर भी थोड़ी बहुत जो है क्रिटिसिज्म हुई थी, क्रिटिसाइज इसको किया गया था। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज की अगर हम बात करें तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज, आउटकम दोबारा बताइएगा प्लीज। आउटकम, अच्छा जी, आउटकम थ्योरी में बेसिकली जितने भी आउटकम थ्योरीज है, तो इन आउटकम थ्योरीज में नर्सेस को जो है एज अ चेंजिंग एजेंट के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। चेंजिंग एजेंट इसलिए इनको कहा गया है क्योंकि इनकी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ऐसे है कि ये लोग जो है अपने स्किल्स, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो पेशेंट जो कि अपने आप का ख्याल रखने के काबिल नहीं रहते, तो उन पेशेंट को इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद से अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस वजह से आउटकम थ्योरीज में नर्सिस को जो है एज अ चेंजिंग एजेंट के तौर पर जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसी तरह से जो आउटकम थ्योरीज है, तो इस पर इस बात की वजह से जो है क्रिटिसाइज किया गया था कि इसमें नर्सिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसको बहुत डिफ़िकल्ट करके बताया गया है और दिखाया गया है कि नर्सिस जो है इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सिर्फ वही करेंगी, और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ये अपना काम करेंगी, और अपनी गाइडलाइन से इधर उधर हटकर कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब खुद से डिसीजन ये नहीं ले सकती। तो इस वजह से आउटकम जो थ्योरीज है इस पर भी क्रिटिसिज्म हुई थी। समझ आ गई? ठीक है सर, जी ओके, सर। वेलकम। सो
ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में कहते हैं कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द साइको एनालिटिकल थॉट दैट अ पर्सन डेस्टिनी वाज डिटरमाइंड अर्ली इन लाइफ। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी emphasize a person capacity for self actualization, ठीक है। Humanist believes that the person content within himself the potential for healthy and creative growth. The major contribution that Roger added to nursing practice is the understanding that each client is a unique individual. So person-centered approach now practice in nursing, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में बेसिकली जितने भी हमारे साथ ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज है, तो इस ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज में जो पेशेंट है उसको जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और इसी तरह से पेशेंट्स के हवाले से ये बात की गई थी कि हर एक पेशेंट की जो है जो ज़रूरियात होती हैं, उनके जो नीड्स होते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, ठीक है, वो क्या होते हैं दूसरे पेशेंट से मुख्तलिफ होते हैं। सो इसलिए जब भी हम पेशेंट्स को डील करेंगे, उनको हम केयर देंगे, तो उनके जो नीड्स है, उनके जो फिज़िकल मेंटल नीड्स है, तो उसको जो है सेम कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हर एक पेशेंट को हम क्या करेंगे, उनको उनके नीड्स के मुताबिक उनको हम क्या करेंगे, डील करेंगे और उनके जो नीड्स है उसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में ये बात भी की गई थी कि हमने क्या करना है, हमने अपने पेशेंट में अपने आप को सेहतमंद बनाने की एक जुस्तजू जो है उनमें पैदा करनी है। अगर जब तक पेशेंट जो है वो खुद से जो है अपनी लिए जो है ये ना सोचे कि हमें ठीक होना है, ठीक है, हमें जो है जल्दी से सेहतयाब होना है, तो जब तक ये सोच पेशेंट्स में खुद से नहीं आएगी तब तक ये ठीक नहीं हो सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम अपने पेशेंट्स को मोटिवेट करें, उनको जो है होप दें, उनको उम्मीद दिलाएं, ठीक है। और इसी उम्मीद के बेस पर वो फिर क्या करेंगे, वो फिर कोशिश करेंगे, वो फिर नर्सिस के साथ जो है कोऑपरेट करेंगे और इसी तरह से इनकी जो हेल्थ है वो जल्दी फिर बहाल होंगी। तो ये बातें जो है ह्यूमनिस्टिक जितने भी थीरीज है उसमें इस तरह की बातें जो है की गई थी। तो इन सारे थ्योरीज को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू जो है आप स्टूडेंट्स को दी जा रही है मुख्तलिफ थ्योरीज के हवाले से। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए हमने जितने भी नीड्स थ्योरीज है, ठीक है, तो नीड्स थ्योरीज में अब्दुल्ला ने जो है रोल प्ले किया है, हेंडरसन ने जो है इन्होंने नीड थ्योरी पेश की है, और इसी तरह से डोरोथी ओरियम जो है ओरिम इन्होंने जो है नीड थ्योरीज क्या की थी, इन्होंने पेश की थी, ये नीड थ्योरिस्ट है। इसी तरह से जो इंटरेक्शन थ्योरिस्ट है, मतलब जिन्होंने इंटरेक्शन थ्योरी पेश किए थे जिसमें उन्होंने नर्स और पेशेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उस पर बात की है, तो इसमें किंग ने जो है अपनी एक थ्योरी पेश की है, ऑरलैंडो ने पेश की है, पीटरसन एंड जीड्रिड है, इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की है, हेलगट पेप्लाय ने पेश की थी, ट्रेवल बी ने पेश की थी, और इसी तरह से वेडेनबेच ने जो है इंटरेक्शन थ्योरी के हवाले से अपनी थ्योरी पेश की थी। इसके अलावा आउटकम हमारे साथ जितने थ्योरीज है, तो उनके जो थ्योरिस्ट है इसमें एक हमारे साथ जॉनसन आता है, एक लेविन आती है, एक रोजर और एक हमारे साथ रॉय आती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होने चाहिए, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। कॉमनली यूज नॉन नर्सिंग मॉडल, जो नॉन नर्सिंग मॉडल है जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके पास सिस्टम मॉडल आता है, बेसिक ह्यूमन नीड मॉडल आता है, हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल्स है, इसके अलावा स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन मॉडल एंड डेवलपमेंटल थ्योरीज, ये वो बेसिक नॉन नर्सिंग मॉडल्स है जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। सो इनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ जब इसकी लेक्चर आएंगे। तो सिस्टम थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली ह्यूमन बीइंग को एज अ सिस्टम करार दिया गया है, ठीक है। सिस्टम थ्योरी में भी considered as a specialization of system thinking and generalization of system science. Many nursing theories have drawn from the system theory,
बहुत सारे जितने भी नर्सिंग थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपने थ्योरीज प्रपोज किए थे, तो इन्होंने इन्हीं सिस्टम कंसेप्ट को लेकर, इसी सिस्टम कंसेप्ट के बेस पर अपनी थ्योरीज जो है उन्होंने क्या की थी, प्रपोज की थी, जिसमें न्यूमन सिस्टम थ्योरी आ जाती है, रोजर थ्योरी ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग ये थ्योरी आ जाती है, इसके अलावा रो एडाप्टेशन मॉडल आ जाता है, आइमोजीन किंग थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट आ जाती है, ओरम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी आ जाती है, जॉनसन बिहेवियर सिस्टम मॉडल। तो ये वो सारे थ्योरीज है जिन्होंने सिस्टम कंसेप्ट को जो है अपने माइंड में लिए हुए इन्होंने क्या किया था, इस थ्योरीज को क्या किए थे, प्रपोज किए थे। ठीक है। अच्छा जी, बेसिक ह्यूमन नीड मॉडल। बेसिक ह्यूमन नीड मॉडल ये तो आप सबको पता होगा कि इसको किसने पेश किया था। इसको मेस्लो इब्राहम ने पेश किया था, जिसको मेस्लो इब्राहम हायरार्की नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी में मेस्लो इब्राहम ने क्या कहा था कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी बुनियादी ज़रूरियात तो होते हैं जिसके बगैर ये लोग जो है ज़िंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। इसमें जो बुनियादी ज़रूरियात है, इसमें पहले नंबर पर फिजियोलॉजिकल नीड आती है। फिजियोलॉजिकल नीड से क्या मुराद है, फिजियोलॉजिकल नीड से मुराद ये है कपड़ा, रोटी, मकान। मतलब आपके पास खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना हो, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा हो और रहने के लिए घर हो, तो आप क्या होंगे, आप सर्वाइव कर सकेंगे, आप स्टेबल रह सकेंगे। इसी तरह से फिर दूसरे नंबर पर आपके पास सेफ्टी आती है। मतलब ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है आप ऐसी जगह को क्या करते हैं, तलाश करते हैं जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर माहौल पुरसकून हो, जहाँ पर आपको किसी किस्म का ख़तरा ना हो। ठीक है। तो ऐसे जब माहौल होते हैं तो इससे आपकी जो हेल्थ है वो क्या होती है, वो फिर हेल्दी रहती है, आप पर किसी किस्म का स्ट्रेस दबाव नहीं रहता। इसी तरह से जब ये नीड भी पूरी हो जाती है तो फिर इंसान जो है तीसरे लेवल की तरफ जाता है, बिलोंगिंग। मतलब इंसान चाहता है कि उसके दोस्त हो, ठीक है, उसकी अपनी एक फैमिली हो और उसका कम्युनिटी में अपना एक मुकाम हो। ठीक है। तो जब ये नीड उनकी पूरी हो जाती है तो जो चौथा लेवल है वो है सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम से मुराद ये है कि इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं कि हमने क्या कुछ अचीव किया है, ठीक है, हमें क्या करना, अचीव करना है। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो मुसलसल प्रैक्टिस करते करते अपने आप को जो है मास्टरी के हद तक जो है वो ले जाते हैं। इसके अलावा लोग जो है अपने आप को इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम क्या है, हमें क्या होना चाहिए, या हमें जो होना चाहिए आया वो स्टेज हमने अचीव किया है या नहीं। तो बेसिकली ये सेल्फ इस्टीम में हम इसको क्या करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। इसके अलावा जो पांचवें नंबर पर हमारे साथ आता है, इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम अपनी जो पूरी ज़िंदगी की अब जो हमने पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है तो उसके बारे में सोचते हैं कि हमने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, आया हमने अपने जो लाइफ नीड्स है या गोल्स है उसको अचीव किए हैं या नहीं। ठीक है। और हमने क्या कुछ अचीव किया है, क्या कुछ अचीव नहीं किया है, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, सोचते हैं। तो ये वो स्टेज है जिसमें असल में बंदा जो है, बंदे को रियलाइज हो जाता है, बंदा जो है हकीकत को जान लेता है। ठीक है। कि मैं अब किस मुकाम पर हूँ। ठीक है। तो इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। एमसीक्यूज इससे इस तरह के आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा लेवल है बेसिक ह्यूमन नीड मॉडल का, वो कौन सा लेवल है जिसमें लोग जो है फूड, वाटर या वार्म के लिए क्या होते हैं, नीडी होते हैं, उनको जो है पानी, खुराक और वार्मनेस की ज़रूरत होती है, मतलब घर की ज़रूरत होती है। तो ये आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड में आती है। ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि बेसिक ह्यूमन नीड मॉडल का वो कौन सा लेवल है जिसमें लोग जो है फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, तो वो हमारे साथ बिलोंगिंग है। ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से आपसे ये एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं इस तरह के हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन बेसिक ह्यूमन नीड मॉडल या इब्राहिम हायरार्की नीड मॉडल। तो इसके हमारे साथ कितने लेवल है, इसके हमारे साथ 5 लेवल है, 1
2 3 4 एंड ये 5 हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने अपने साथ याद रखने हैं और ये एमसीक्यूज में आए हुए भी है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल, हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल, ये भी आपको पता है कि इसमें हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें हमारे साथ हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल में हम बेसिकली फिज़िकल, इमोशनल और इसके साथ साइकोलॉजिकल, मेंटल, मतलब इन तीन चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। फिज़िकल में हम अपनी फ़िज़िकल लुक को देखते हैं कि फ़िज़िकली हम हेल्दी है या नहीं, ठीक है। एटीट्यूड इमोशनल में हम अपनी स्पिरिट के बारे में सोचते हैं कि अंदर से हम पुरसकून है या नहीं। और इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल मेंटल है, इसमें हम अपनी जो मेंटल एबिलिटीज़ है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि जहनी तौर पर हम सही तरीके से सोच, मतलब थिंकिंग कर रहे हैं या नहीं, हमारे डिसीजन पावर जो है वो ठीक है या नहीं, हम अच्छी तरीके से जो है इमोशनली हम ठीक है या नहीं, हमारी जो कम्युनिकेशन लेवल है वो ठीक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजिकल मेंटल में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल में हम फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल मेंटल, इन तीनों फैक्टर्स को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जी सर। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पर अगर आप स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन मॉडल को देखें, तो स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन मॉडल में बेसिकली ये एक मॉडल होता है जो कि आपको बताती है कि हम हमारी जो हेल्थ है वो क्या होती है, एक डायनेमिक होम्योस्टेटिक होती है, ठीक है। डायनेमिक होम्योस्टेटिक से मुराद ये है कि ये ऐसी बैलेंस होती है कि इस बैलेंस में कभी भी चेंजेस आ सकती है। कभी कभी जो है हम बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को वेल महसूस करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। और कभी कभी जो है हम बग़ैर किसी वजह के अपने आप को जो है इल महसूस करते हैं, बीमार अपने आप को महसूस करते हैं, अनहैप्पी अपने आप को महसूस करते हैं। तो बेसिकली ये कंडीशंस पर डिपेंड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मूड जो है ये चेंज होता रहता है। सो बेसिकली अगर इसको आप देखें, गुड हेल्थ मतलब होम्योस्टेसिस। अगर हेल्थ जो है गुड होम्योस्टेसिस से थोड़ी सी नीचे हो जाए तो फिर अलार्मिंग स्टेज आती है। इसी तरह से अलार्मिंग स्टेज में मतलब यह है कि बंदा थोड़ा सा मुहताज जो है वो हो जाता है कि कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है मेरे साथ। फिर इससे भी अगर इंसान जो है थोड़ा मज़ीद ख़राब हो जाए तो फिर रेजिस्टेंस स्टेज आ जाता है। इसके अलावा एग्जाशन स्टेज या पैनिक जोन, इसके अलावा ब्रेक डाउन या बर्न आउट। तो इसके बारे में आगे स्लाइड में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट आपको एक मॉडल के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। डेवलपमेंटल थ्योरीज तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो फ्रूइड है, ठीक है, सिगमंड फ्रूइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी पेश की थी, जिसमें उन्होंने जो है मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बताया था कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो स्टेज कौन सा होता है, उस स्टेज में बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, ठीक है। इसके बाद जब वो थोड़े से एडल्ट मतलब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इन्फेंट से न्यूनेट से इन्फेंट स्टेज में आते हैं, फिर इन्फेंट से टोडलर स्टेज में, फिर टोडलर से चाइल्डहुड स्टेज में, फिर चाइल्डहुड स्टेज से एडल्ट स्टेज में, और एडल्टहुड स्टेज से फिर क्या कहते हैं, ओल्ड स्टेज में आते हैं। तो इन सारे स्टेजेस में इनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है और इनके जो जज्बात एहसासात होते हैं इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने इसके हवाले से एक थ्योरी पेश की थी जिसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहते हैं। इसी तरह से एरिक एरिक्सन ने इसके हवाले से एक थ्योरी पेश की थी जिसको साइकोसोशल थ्योरी कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक इनकी जो मेंटेलिटी है वो सिचुएशन के मुताबिक चेंज होती रहती है, ठीक है। बचपन
में उनका सोच जो है एक तरह की होती है, फिर थोड़े से जब एडल्ट हो जाते हैं उनकी थिंकिंग जो है वो थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है, थोड़ी सी इमोशनल हो जाते हैं। फिर जब वो मज़ीद जो है एडल्ट स्टेज में जाते हैं तो फिर इनकी थिंकिंग मज़ीद जो है इसमें डेवलपमेंट आ जाती है। तो ये सारे मुख्तलिफ एज स्टेजेस के साथ डिपेंड करती है, रिलेट करती है। इसी तरह से जीन पियाजेट ने जो है इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, कॉग्निटिव थ्योरी जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोलबर्ग ने जो है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट को पेश की थी। तो ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरी पेश की थी उसका क्या नाम है, उसका साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहते हैं। एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी पेश की थी उसको क्या कहते हैं, उसको साइको सोशल थ्योरी कहते हैं। जीन पेजिट ने जो थ्योरी पेश की थी उसको क्या कहते हैं, उसको कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। इसके अलावा जो कोलबर्ग है इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी उसका नाम क्या है, उसका नाम थ्योरी ऑफ गोल थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है। तो ये आपको याद होने चाहिए, सही है। जी सर। ओके, तो ये आपकी यूनिट नंबर 3 जो है ख़त्म हो गई है। सो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम